सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये आप सबको पता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन थीम पूछ रहे हैं। तो थीम है क्लोज एंड केयर गैप, और ये थीम 2022 से चली आ रही है। 2022, 2023 और 2024 में भी यही थीम है, क्लोज द केयर गैप। हर साल 4 फरवरी को आप ये कैंसर डे मनाते हो। कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, ये तो वर्ल्ड कैंसर डे हो गया। कैंसर से संबंधित और भी दिवस होते हैं, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है जो 1 अगस्त को मनाया जाता है। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है जो 15 फरवरी को मनाते हैं। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है, ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। अभी तक एग्जाम में ये 2 पूछे जा चुके हैं, वर्ल्ड कैंसर डे और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। बाकी मैंने बीच के 2 भी आपको बता दिए। और अगर मैं आपसे पूछूं किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं, तो आंसर होगा अक्टूबर महीने को। और कैंसर की स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर है क्या? तो कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना ही कैंसर है। अच्छा, अभी जो बजट आया, जो इंतरिम बजट आया, उसमें कैंसर से संबंधित एक पॉइंट कहा गया था, वो भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। प्रश्न ये बन सकता है कि कितने से कितने साल तक की बालिकाओं को फ्री में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा? तो आंसर होगा 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को। और सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फरवरी में अभी तक हम 4 दिवस मना चुके हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस आपने मनाया था, फिर 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया था, वेटलैंड डे, और 4 फरवरी को 2 दिवस हमने मनाए, एक तो अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और ये विश्व कैंसर दिवस। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा वेई यी। हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2024 की। इसे चेस का विंबलडन भी कहा जाता है। वैसे विंबलडन ओपन आप जानते हो टेनिस का टूर्नामेंट होता है जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2024 की, जिसका आयोजन हुआ था अभी नीदरलैंड में, और इसके विजेता रहे वेई यी। ये चाइना से हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा कौन विजेता रहे? वेई, जो चाइना से, वेई चाइना से हैं। और 2024 में ये इसका 86 नंबर का संस्करण है। अच्छा, यहाँ पे चेस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो, अगर बात करें कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर किन्हें कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। याद रखना, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। याद होगा 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था। वैसे अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि बदल के या बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। एक और प्रश्न बन जाएगा अब कि अभी 2023 का ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये किन्हें मिला? ये 2 खिलाड़ियों को मिला था, जो हमारे बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है, सात्विक साईराज रंकिर रेड्डी और चिराग शेट्टी को। इनका संबंध बैडमिंटन से है। और अगर पूछे कि हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो एस विजय लक्ष्मी है। और हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। और आपको याद होगा 2023 में जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था, वो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। उसमें विजेता तो मैग्नस कार्लसन रहे थे, जो कि नॉर्वे से हैं, लेकिन उसमें उप विजेता यानी कि दूसरे स्थान पे कौन रहे थे? आर प्रज्ञानंद रहे थे। और अजरबैजान के बाकू से कुछ याद आया, अभी 2024 में जो कोप 29 का आयोजन है वो यहीं पे होगा। और अभी जो फिडे वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 इटली में हुआ था, उसको किसने जीता था? नागपुर के रौनक साधवानी ने जीता था। आप जानते हो वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को, और भारत में पहली बार चेस अकादमी खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। 2022 में जो 44वां फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था, ये पहली बार जिंदगी में पहली बार भारत में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कोट थंब भी था। और अब ये 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। और चेस का आयोजन करने वाली जो बॉडी है उसको फिडे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है आरकेडी, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट क्योंकि विश्वनाथ आनंद है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर होगा MM श्रीवास्तव। तो अभी न्यायमूर्ति MM श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको पता ही है, जिस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? उसी राज्य के जो गवर्नर होते हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन है?
कलराज मिश्र हैं। अच्छा यूं बताओ, हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 214 से लेकर 231 तक। और नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 217 में। वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। सबसे नवीनतम 25वां अमरावती हाईकोर्ट है जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। अभी एक तो आपने पढ़ा भी था, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे कौन? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, वो भी लेटेस्ट है, उनका भी याद रखना। बाकी ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट रखे मैंने आपके लिए। राहुल नवीन का नाम ये आपसे पूछा जा सकता है। यह भी भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक बने थे। और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आप शॉर्ट में बोलेंगे ईडी, यह भी ईडी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार किया था, तब भी मैंने आपको बताया था ईडी के बारे में। बाकी नितिन गुप्ता सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बने थे। और संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के अध्यक्ष बने थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा लंदन। तो अभी हाल ही में जारी टॉमटॉम इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार पिछले साल लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर रहा। मतलब एवरेज 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको यहाँ पे 37 मिनट और 20 सेकंड का समय लगेगा। और इसके बाद इस लिस्ट में आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है और फिर कनाडा का टोरंटो है। भारत का कोई शहर है क्या? भारत का है बंगलुरु। बंगलुरु इसमें 6ठे स्थान पर है, तो पुणे 7वें स्थान पर। तो आप कह सकते हो टॉप 10 में ये 2 भारतीय शहर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, रैंकिंग एंड इंडेक्स वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं ये। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड रहा था। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, उसमें भी भारत 126 नंबर पे था, लेकिन टॉप पे आइसलैंड रहा। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 नंबर पे था भारत, टॉप पे आइसलैंड था। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, इसमें भारत 4थे स्थान पे रहा था, टॉप पे अमेरिका है। पिछले बार वाले में भी यही रैंकिंग है और इस बार वाले में भी यही रैंकिंग है, भारत 4थे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका। क्योंकि ये अभी लेटेस्ट 2024 का आ चुका है, तो मैंने आपको बता दिया, अपडेट करवा दिया। एक आपने पढ़ा था ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत 67 नंबर पर है, तो टॉप पे स्वीडन है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा, टॉप पे डेनमार्क था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करेंगे, भारत 161 नंबर पर, टॉप पे नॉर्वे रहा। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पर है, टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत रहा। वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38 नंबर पे रहा। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर रहा था, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें भारत 111वें स्थान पे था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आई थी, भारत 45 नंबर पे था, टॉप पे नीदरलैंड रहा, मर्सर ने जारी किया था। ग्लोबल वर्कर रिमोट इंडेक्स में बात करेंगे, भारत 64 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क रहा। और IQ एयर ने सबसे प्रदूषित शहरों के रैंकिंग जारी की थी, इसमें बीजिंग टॉप पे रहा था। उसके अलावा 24 आई थी, उसमें भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बताया गया था केरल को। और एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद को टॉप पे बताया था। और इसी ने 2 तरह से और रैंकिंग जारी की थी। एक तो 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में कौन सा शहर टॉप पे है, तो दिल्ली है, राज्यों में उत्तर प्रदेश। और सबसे सुरक्षित शहर बताया था कोलकाता को। और अभी वर्ल्ड बैंक की माइग्रेंट्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यानी कि रेमिटेंस सबसे ज्यादा कहां पे आया, भारत में आया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 80वें स्थान पे था। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, भारत 7वें स्थान पे है। ये भी दिसंबर में ही आई थी, तो लेटेस्ट है ये। और इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे तो कोई भी नहीं था, लेकिन 4थे स्थान पे डेनमार्क था। और वैसे अभी 2024 में भी एक आध इंडेक्स आ चुके हैं, वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दूं। एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, इसमें भारत 93 नंबर पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अच्छा, एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 भी याद रखना, उसमें इंदौर और सूरत टॉप पे रहा। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण में भी जो जो पॉइंट्स थे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें अगर 1 लाख से कम आबादी में बात करेंगे, और ये शाश्वत कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है।
वहीं अगर सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड रहा। राज्यों में बात करोगे तो महाराष्ट्र टॉप पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ऐसे 1 2 3 करके। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज रहा। और सफाई मित्र शहर ये कौन सा चुना गया? चंडीगढ़ को। तो ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पूरा हो गया। अभी हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी और इसको पहली बार जारी किया गया, तो याद रखना इसमें भारत में टोटल हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड बताए गए 718। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। तो ये 2024 के भी जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स आई मैंने आपको सारी बता दी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा तो, और इसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपकी एक और डिमांड मैंने पूरी कर दी है। आपने कहा था जो पीपीटी होती है उसमें केवल क्वेश्चन आंसर मत दीजिए, जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे शीट में दिया जाता है वो भी दीजिए। तो कल से ही 4 फरवरी से ही मैंने आपको पीपीटी मोड में, जो पीपीटी में बनाता हूँ वो कि वही आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी एक्सप्लेनेशन रहता है, जो भी लिखा हुआ रहता है, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी इंग्लिश में तो क्वेश्चन आंसर तो होते ही हैं, वो तो आपको वैसे मिल ही जाएंगे, और जिसमें एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया हुआ होगा वो आपको वहां पे एज इट इज मिल जाएगा। तो अब तो खुश होंगे आप। तो पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता फ्री में मिलेगी। अपनी इसकी क्विज भी मिल जाती है आपके टेस्ट लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इन क्वेश्चंस की। डेली वाले भी मिल जाती है, वीकली वाले भी मिल जाती है, मंथली वाले भी, और ये सब कुछ फ्री में होता है। अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में जाओ, वहां पे क्विज लगाओ, आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और भी स्टैटिक्स टॉपिक्स होते हैं, स्टैटिक्स हैं, साइंस के हैं, वो सब क्विज आपको वहां पे मिलेगी और सब कुछ फ्री में होगा। अच्छा, आज इसी बात पे हम हमारी वीडियो का टारगेट रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं, 7000 लाइक का टारगेट। तो आज मैं वेट करूंगा आप लोगों के सपोर्ट का कि आज आप हमारे लाइक के टारगेट को पूरा जरूर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और खुद से भी लाइक कीजिएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। एक्चुअली में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लेबोरेटरी में मछली का मांस बनाएगा, और ये है कहां पर? केरल के कोच्चि में। और ऐसा भारत में पहली बार होगा, यानी कि लैब में मांस को विकसित किया जाएगा पहली बार, लेबोरेटरी में ऐसा भारत में पहली बार होगा। क्यों बना रहे हैं ये लोग? क्योंकि दिन ब दिन मछली खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि यूं कह सकता हूं उनका कंजप्शन बढ़ रहा है, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसमें मछली को पालने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें मारने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे लेबोरेटरी में जो इन्होंने कहा कि जो मांस बनेगा, ये जो मीट डेवलप्ड करेंगे, उसका शेप दिखने में भी वैसा ही होगा, स्वाद में भी, और जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो भी वैसे ही होंगे। मतलब खाने वाले को अगर बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, ये इनका कहना है। और कोच्चि से ही मैं आपको बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी कोच्चि में है। और अभी ये न्यूज में भी था क्योंकि इसने काली मिर्च की एक नई किस्म डेवलप्ड की थी जिसको कहते हैं IIISR चंद्रा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य भारत की पहली केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया था? ये इंदौर में किया गया था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। और भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था नागपुर, महाराष्ट्र में। आपको याद होगा, चलो पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ किस देश ने पृथ्वी की सबसे गहरी लैब बनाई है? तो ये बनाई है चाइना ने। और पूछे अगर पीसी कल्चर ये किससे संबंधित है? मछली पालन या मछली के विकास से संबंधित है। उसी तरह से विटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित हो गया। वर्मी कल्चर केंचुए से, केंचुए को अर्थवर्म कहते हैं जिसे किसान का दोस्त भी कहा जाता है। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से। ऑलरी कल्चर इसका संबंध है सब्जी उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए होता है। और एक फ्लोरी कल्चर होता है फूलों के लिए। और एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने आपको बताई एग्जाम में आती हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा भारतीय जनसंचार संस्थान। तो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, और वैसे हमारे एजुकेशन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशंस को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा भी कुछ दिन पहले ही NCERT को भी ये दर्जा मिला था। अच्छा, ये दर्जा मिलने से होता क्या है? तो ये दर्जा मिलने के बाद जो ये संस्थान होते हैं ये कई डिग्री कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं, मतलब ये अपनी खुद की डिग्री जारी कर सकेंगे। ये इसका मुख्य रूप से मतलब हो गया। और अगर इस संस्थान की बात करें हम, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन की तो स्थापना होती है 1965 में। मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। और NCERT की भी मैंने बात की है,
अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप लोग साइंस पढ़ते होंगे, मैथ्स वैथ्स पढ़ते होंगे, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको पहले कहा जाता है कि भैया 10वीं तक तो एनसीईआरटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, 11वीं 12वीं के ये सब्जेक्ट्स वाइज ये एनसीईआरटी क्लियर। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैं जानना चाह रहा हूँ, सच सच बताओ। बचपन में एनसीईआरटी सबने पढ़ी है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद है क्या आपको? सच सच बताना, याद है कि नहीं याद? वैसे एनसीईआरटी की स्थापना होती है 1961 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया, और हेड कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। अच्छा, इसी तरह से कुछ विश्वविद्यालय न्यूज में रहे थे, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तो ये तेलंगाना में आपको मिलेगा। और अगर पूछे कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खोला गया, तो अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। और ऑस्ट्रेलिया का डिकेन विश्वविद्यालय ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा, ध्यान में रखना। और देश के बाहर सबसे पहले किस आईआईटी ने अपना परिसर खोला और कहाँ पे खोला? तो आईआईटी मद्रास ने। कहाँ पे? तंजानिया के जांजीबार में, और इसकी पहली महिला निदेशक भी बना दी गई है, कौन? प्रीति अगलायम। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार में है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। और आपको याद होगा अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि विश्व का एकमात्र लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी ये बन गया है, मतलब ये दर्जा पाने वाला ये विश्व का पहला बन गया है, जिसकी स्थापना 1921 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो टैग इसको मिला है, ये टैग अमूर्त स्मारकों को ही दिया जाता है, इंटेंजिबल साइट्स को। इंटेंजिबल साइट्स मतलब क्या होती है बता चुका हूं, जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, जैसे कि मेले हो गए, पूजा हो गई, नृत्य हो गया। तो ये टैग अभी तक अमूर्त स्मारकों को ही दिया जाता था, और पहली बार है ये किसी मूर्त धरोहर को ये टैग दिया गया, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा इंदौर में। तो अभी पर्यावरण मंत्रालय ने अभी विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया। इंदौर में भी कहा? इंदौर में जो एक रामसर साइट है, सिरपुर झील, वहां पर। आपको बताया अभी हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया था, आर्द्रभूमि दिवस, कब? 2 फरवरी को। और उसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। और वैसे वेटलैंड से संबंधित सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि पहली बार ये दिन हमने 1997 में मनाया था। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईरान में एक रामसर नाम का स्थान है, जहां पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं। और मैंने ये आपको ये भी बता दिया कि भारत इसमें शामिल कब हुआ था? 1 फरवरी 1982 1982 में। और अभी 2024 में बात कर रहे हैं, 5 नए रामसर, भारत के 5 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। तो अब टोटल भारत में कितनी रामसर स्थल हो गए हैं? 80 हो गए हैं। अभी 5 में से 3 कर्नाटक के बने और 2 तमिलनाडु के। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में है, 16 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10। अच्छा, ये तो सारी बातें हम पढ़ ही चुके हैं, मैंने आपको नया क्या बताया? एक काम करता हूं, इसका आयोजन इंदौर में हुआ ना, इंदौर से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर्स में, जो हमने पढ़े अभी, कि इंदौर अभी न्यूज में क्यों था। जैसे कि आपको याद होगा, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बना था इंदौर। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था इंदौर में। और 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंदौर में ही। और एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में। और इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ट्राइबल आइकन तात्या भील के नाम पर रख दिया गया। और अभी ये हमने पढ़ ही लिया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर टॉप पे रहा था सूरत के साथ। इस बार पहले स्थान पे 2 हैं, इंदौर और सूरत। और इंदौर में लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय का निर्माण भी हुआ। और याद रखना, ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर पूछे कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय कौन सा है, तो इंदौर नगर निगम है, पहला तो गाजियाबाद है। तो ये इंदौर से संबंधित सारे करंट अफेयर्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह ये बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने और साथ ही में इन्वेस्टर भी बन गए हैं। बोट कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि ईयरफोन वगैरह, ईयरपोड्स आते हैं, और चार्जर वगैरह, चार्जर की केबल वगैरह, ये सब आती है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट लिस्ट मैं आपको बताता हूँ जो अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने थे किसी न किसी कंपनी के। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, ये स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, जियो मार्ट के भी बन गए, लेस के भी बन गए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी बने। और चुनाव आयोग ने
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? एक तो सचिन तेंदुलकर को बनाया था, फिर राजकुमार राव को भी बनाया था। सचिन, ये महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर भी बनाया था। उसके अलावा सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को ही। उसके अलावा इन्फोसिस कंपनी ने 2 टेनिस प्लेयर उनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक तो राफेल नडाल को जो स्पेन से हैं और ईगा स्विटेक को जो कि पोलैंड से हैं। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर ने थे राहुल द्रविड़। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा के, तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान, और ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया था। उसके अलावा यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। सौरव गांगुली, ये भी त्रिपुरा पर्यटन के बने थे ब्रांड एम्बेसडर। उससे पहले बंधन बैंक के बने थे, ड्रीम सेट गो के बने थे। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया की और गोवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैन कोड के बनाए गए थे। बाकी प्यूमा इंडिया मोहम्मद शमी बने थे। और एक एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत बने थे। और बिस्लेरी की बनी थी अभी कौन? दीपिका पादुकोण, जो बाद में अभी हुंडई मोटर्स की भी बनी थी। तो ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट ही मैंने आपको रिवाइज करा है। वैसे तो और भी कई सारे बने थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, जो भी उस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बन गया है। इसका नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये तमिलनाडु के इरोड में है। अच्छा, पेरियार देख करके ये गलती मत कर देना कि आप आंसर केरल कर दो। मान लो अगर कोई स्टूडेंट इसे पढ़ के नहीं गया और एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो स्टूडेंट पेरियार देख करके अपना सिक्स सेंस इस्तेमाल करेगा, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा और इसका उत्तर केरल करके आ जाएगा। और इस तरह से उसके सिक्स सेंस की शक्तियां भी कहेगी, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। फिर माँ कहेगी, बेटा इसीलिए बोले थे क्रैक एग्जाम चैनल पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। हा हा हा। तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? कभी कभी ज्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है। और ये ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? इसका नाम देख करके, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ोगे तो ही सही करके आओगे, वरना पेरियार देख करके केरल के आ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बात तमिलनाडु की है तो मैप में देखिए ये रहा तमिलनाडु। इसकी कैपिटल चेन्नई होती है। चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना भी यहीं पे खुला था। उसके अलावा भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो भी आंसर होगा चेन्नई में। और भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट स्थापित किया गया चेन्नई में ही। पिछले साल जो तारकश मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था वो भी चेन्नई में हुआ था। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन है। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि है। यहाँ पे आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। और यहाँ का क्लासिकल डांस होता है भरतनाट्यम। 2 यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे आपको, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा ये तमिल है। और आप कह सकते हो तमिल ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। और इसे कब ये दर्जा मिला था वो भी याद रखना, 2004 में। और अभी नवीनतम हमने कहा था कि 3 नई शास्त्रीय भाषाएं बनेगी। कौन कौन सी? एक तो पाली, प्राकृत और फारसी। फारसी ये 9वें नंबर की होगी। और तमिलनाडु में एक बड़ा फेमस फेस्टिवल होता है, पोंगल होता है। और इसी समय जल्लीकट्टू का यहाँ पे आयोजन होता है, जिसमें एक सांड होता है, एक बेल होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। और वैसे तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और तमिलनाडु से याद आएगा, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण हुआ था तमिलनाडु में ही, जिसका मैस्कोट वीर मंगाई था। पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा था, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे हरियाणा। और अगर आपसे पूछे कि भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला ये कहाँ पे बनाई जाएगी? ये तमिलनाडु में ही बनेगी। और किस राज्य का पहला तट मंदिर ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना? तो ये तमिलनाडु का है। अभी यहीं पे कलेगनार महिला अधिकार अनुदान योजना शुरू हुई थी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए गए। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने भारत के पहले वित्त मंत्री रहे। कौन? षणमुखम चेट्टी थे। उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण प्लांट यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट ये बनेगा तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में, जहाँ पे समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित होगा। ये वाला मैंने आपको बता दिया। चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट स्थापित किया जाएगा। और उसके अलावा याद रखना, इसरो अपने छोटे उपग्रहों के परीक्षण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाएगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में। और थूथुकुडी जिले में भी कहाँ एक स्थान है? कुलशेखरपट्टिनम में। और यहाँ पे
वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू हुई थी? आदि पेरक्कू त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। तो तमिलनाडु से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखना जो न्यूज में थे, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। तो ये था आज का आपका सेशन करंट अफेयर्स का। कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के हमारे वीडियो का टारगेट जरूर ध्यान में रखिएगा, 7,000 लाइक का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप वीडियो के टारगेट को पूरा जरूर करेंगे। आपका लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। आप जब वीडियो को लाइक करते हो, मुझे उससे पता लगता है कितने लाइक मतलब कितने स्टूडेंट्स है जो हमारे सेशन को पसंद करते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलो अभी फिर कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी किसे भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की? तो लाल कृष्ण आडवाणी को। इनसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को की गई थी। बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? पंजाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS संध्या को कहां से कमीशन किया? विशाखापट्टनम। UPI सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया फ्रांस। सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहां पे किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी। और भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा जैसलमेर। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? 2024। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किसे मशाल वाहक के रूप में चुना गया? अभिनव बिंद्रा। और आखिरी प्रश्न था कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए? तो आंसर होगा PS दिनेश कुमार। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।